नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। राजधानी एक्सप्रेस पे आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बरेली दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी 29वें उत्तरायणी मेले का किया उद्घाटन। उत्तरायणी मेले का सीएम धामी ने जायजा भी लिया है और मेले में बिखेरे देवभूमि की संस्कृति के रंग। मेले को सीएम धामी ने संबोधित भी किया। सीएम धामी ने यूसीसी पर दिया बड़ा बयान। समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर तैयार है और इसी महीने लागू करने की पूरी संभावना है। और देखिए, समान नागरिक संहिता को लागू करने की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। सीएम धामी ने यूसीसी पर यह बड़ा बयान दिया है। समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर पूरी तरह से तैयार है और इसी महीने इसे लागू किया जा सकता है। तो बरेली क्लब मैदान में उत्तरायणी जन कल्याण कि देश की आजादी के बाद जो देश का संकल्प था कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए कि प्रदेश और देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है कि समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर तैयार हो गया और इसी माह आपको समाचार मिल जाएगा, इसी माह हम इसको लागू करेंगे। सर, आज आप बरेली पहुंचे हैं सर। बरेली की जनता के लिए सर क्या संदेश है सर आपका सर? अरे बरेली की जनता को, सबको मैं मकर संक्रांति की अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अच्छी व्यवस्था चल रही है, कानून व्यवस्था, विकास अच्छा हो रहा है। सत्यपाल जी हमारे सांसद बने हैं, ये भारत की संसद में यहाँ के मामले उठाएंगे। यहाँ के हमारे सब जनप्रतिनिधि एक से एक जो है इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाएंगे। बरेली को एक जो ऐतिहासिक हमारा शहर है, ऐतिहासिक जो स्थान है, उसको और तरक्की करवाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का दूसरे दिन भी रोमांच में भरा रहा खेल। सीएम धामी ने चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप में कई राज्यों की 60 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 8 से 11 जनवरी तक होगा चैंपियनशिप का आयोजन। 28 जनवरी से होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन और पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। तो हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में चल रही 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का दूसरा दिन खेल प्रेमियों के लिए रोमांच से भरा रहा और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश जोशी ने बताया कि इस बार चैंपियनशिप में देश भर से 60 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इन टीमों में बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी शामिल हैं जो अपने कौशल और दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 8 से 11 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भारतीय खेल प्राधिकरण की टीम भी दोनों वर्गों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। महेश जोशी ने यह भी जानकारी दी, 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। ये उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को इस भव्य आयोजन का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए, कबड्डी चैंपियनशिप का दूसरा दिन है आज। दूसरे दिन भी रोमांच से भरा रहा पूरा माहौल और ये खेल इतना ही नहीं, 8 से 11 जनवरी तक होगा चैंपियनशिप का आयोजन। राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप है। ये 4 दिनों का आयोजन है। 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक यह आयोजन रोशनाबाद
स्टेडियम में हो रहा है। विभिन्न राज्यों की 28 बालक वर्ग में और 28 बालिका वर्ग में टीमें प्रतिभाग कर रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया है और आने वाले 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल है 38वें, उसके लिए एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर चलाने की तैयारी की जा रही है। पीपीपी मोड पर संचालन को लेकर छात्रों में उबाल देखने को मिला है। मामले को लेकर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार पर पूरा निशाना साधा है। सरकार को पीपीपी मोड में देना पड़ रहा है तो सरकार विफल है। वहीं कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा भी मांग लिया है। तो हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में सरकार ने पीपीपी मोड पर संचालन के आदेश दे दिए हैं। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब कांग्रेस ने भी मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में देने पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में देने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। धस्माना का कहना है कि जनता की कमाई से हरिद्वार का राजकीय मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार की जो योजना है उसके कारण परेशान है। सरकार ने जो हजारों करोड़ रुपए लगाकर तैयार किया है उसको पीपीपी मोड में दे दिया है। और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अवसर देगा, अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे और उसके माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खटीमा सहित पूरे राज्य का गौरव बढ़ा सकेंगे, अपनी पहचान बढ़ा सकेंगे। ये स्टेडियम जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनसे सुसज्जित है। यहां पर बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे खेल के मैदानों का निर्माण किया गया है। साथ ही खिलाड़ियों के ठहरने के लिए हॉस्टल और इंडोर कार्यक्रमों के लिए एक बहुउद्देशीय हॉल का भी ये निर्माण किया गया है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। आप सबको जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी, कि इस नए स्टेडियम में जो इस बार हमारे राज्य को एक बहुत बड़ा आयोजन, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। ये पूरे हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, पूरे राज्यवासियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और इस नए स्टेडियम में आगामी राष्ट्रीय खेलों की मलखंभ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होगा। और इसका जो लोकार्पण, अभी कई बार आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका लोकार्पण ऐसा जल्दबाजी में हो गया, क्योंकि मुझे बताया गया इन लोगों के द्वारा, सभी के द्वारा, कि हम लोग इसका एक बड़ा भव्य आयोजन करना चाहते थे और पूरे क्षेत्र के लोग इसमें सम्मिलित होते। लेकिन चूंकि 28 तारीख से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय खेलों का देहरादून में शुभारंभ करने वाले हैं और 3 दिन 11, 12, 13 फरवरी को यहां पर राष्ट्रीय खेलों में मलखंभ की प्रतियोगिता इसी मैदान में आप सबके बीच में आयोजित होगी। और मुझे विश्वास है इस प्रकार के बड़े आयोजन से हमारे क्षेत्र के युवाओं को खेलों के प्रति रुचि और उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। भाइयों बहनों, खेल न केवल युवाओं के शारीरिक और उनके मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इनके माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और संघर्षशीलता जैसे और परिश्रम करने जैसे गुणों का भी विकास होता है। इसी को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में के प्रारंभ से ही 2014 में वो जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से खेल संस्कृति की एक मजबूत नींव रखी है।
आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। आज खेलों का कोई भी क्षेत्र हो, हमारे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हर क्षेत्र में भारत का तिरंगा लहराने का काम करते हैं, भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी सरकार द्वारा नई खेल नीति और के अंतर्गत नई खेल नीति लाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी, आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा तथा खेल छात्रवृत्ति जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। 4% का खेल कोटा जो बंद हो गया था, वह खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया गया है, जिससे कि हमारे खिलाड़ी और ज्यादा प्रोत्साहित होकर पदक विजेता बने, अच्छे खेलों का प्रदर्शन करें, उनकी प्रतिभाएं निखर कर आए। साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जा रहा है। हम शीघ्र ही राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को अच्छा अवसर दिलाने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए विश्व स्तरीय जो खेल के क्षेत्र में नए नए शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, खिलाड़ियों को नई नई तकनीकी की जानकारी हो, खेल के क्षेत्र में और आगे बढ़े, उसके लिए हम यहीं हल्द्वानी में एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं, यानी कि खेल विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं। यही कारण वहीं निकाय चुनाव में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। हरिद्वार में चुनाव प्रचार को दी नई गति। बीजेपी ने चुनावी रथों को दिखाई हरी झंडी। विधायक मदन कौशिक ने रथों को रवाना किया है। कार्यकर्ता घर घर जाकर देंगे बीजेपी की योजनाओं की जानकारी। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो देखिए, हरिद्वार में बीजेपी ने चुनाव प्रचार को नई गति दी। नगर विधायक मदन कौशिक ने चुनावी रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यकर्ताओं से बीजेपी की नीतियों और विकासी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। चुनाव प्रभारी ज्योति गैरोला ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस हार मानने लगी है। जिला अध्यक्ष संदीप गोयल ने बताया कि बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ पार्टी हर वर्ग के हित में काम कर रही है और जनता का भरोसा भी जीत रही है। वहीं चमोली पहुंचे 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी। ग्वालदम पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। शुभंकर मौली के साथ लोगों ने ली सेल्फी। परियोजना निदेशक ने मशाल को हरी झंडी दिखाई है और हरी झंडी दिखाकर गोपेश्वर के लिए रवाना हुए। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की कर रहा मेजबानी। गौचर में 11 जनवरी को मशाल रैली का आयोजन होगा। तो देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी का जनपद चमोली की प्रवेश सीमा ग्वालदम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और इसी बीच आईटीबीपी बैंड की अगुवाई में राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के छात्रों, स्थानीय जनता, खिलाड़ी और खेल प्रेमियों ने ग्वालदम बाजार में विशाल रैली निकाली और लोगों को राष्ट्रीय खेल में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही लोगों में भारी उत्साह नजर आया। रैली में देवभूमि बनेगी खेल भूमि और संकल्प से शिखर तक स्लोगन लिखे गए हैं। नारों के साथ मशाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मशाल तेजस्विनी और शुभंकर मौली के साथ लोगों ने फोटो और सेल्फियां भी ली है। प्रचार
प्रचार के लिए जो शुभंकर और मसाल टॉर्च है वो हल्द्वानी से शुरू होते हुए अल्मोड़ा बागेश्वर से होते हुए हमें यहाँ प्राप्त हुई है और ये पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में हर जगह जाके प्रचार प्रसार करेगी और मसाल को घुमाएगी। इसमें आज जो प्रोग्राम है यहाँ से होते हुए थराली और थराली से कर्णप्रयाग और गोपीश्वर में कल पांडवासो है कि जिससे राष्ट्रीय खेलों को प्रोत्साहन मिल सके और प्रचार प्रसार हो सके। पांडवासो रखा गया है और 11 तारीख को गौचर में मसाल ले लिए होंगे जिससे कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय खेलों में जुड़ सकें और प्रतिभा कर सकें। और दून अस्पताल में इन दिनों रजिस्ट्रेशन और बिलिंग काउंटर में भीड़ होने की समस्या एक आम मुद्दा बन चुकी है। बढ़ती भीड़ के कारण लोगों को जरूरी सेवाएं प्राप्त करने के लिए लंबी कतार का सामना करना पड़ रहा है और इन काउंटरों पर भीड़ का होना न केवल मरीजों के लिए असुविधाजनक है बल्कि कर्मचारियों के लिए भी कार्य में अव्यवस्था और दबाव का कारण बनता है। परिणाम स्वरूप लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए असहज महसूस करते हैं जिससे उनके अनुभव में खलल पड़ता है और इस प्रकार की भीड़ न केवल कार्य की प्रगति को प्रभावित करती है बल्कि इस समस्या को देखते हुए दून अस्पताल प्रबंधन ने फैसला लिया कि ऐसे में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि रजिस्ट्रेशन या फिर बिलिंग काउंटर में भीड़ हो जाती है तो ऐसे में मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए और बिलिंग के लिए कुछ नए काउंटर खोल लेने चाहिए। हम लोग कवायद कर रहे हैं जिसमें हम लोग 3rd फ्लोर में ओपीडी बिल्डिंग में कल या परसों से इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे कि उनको 3rd फ्लोर में ही हमारा डिपार्टमेंट मेडिसिन मिल सके। देखिए, इसमें देखा गया है कि बहुत ज़्यादा भीड़ कई बार हो जाती है तो ऐसे में मरीजों की रजिस्ट्रेशन के लिए और बिलिंग के लिए कुछ नए काउंटर खोलने की हम लोग कवायद कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग 3rd फ्लोर पर ओपीडी बिल्डिंग में कल या परसों से इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे कि उनको 3rd फ्लोर पर ही हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है, डिपार्टमेंट ऑफ टीबी चेस्ट है। तो यहाँ इन दोनों डिपार्टमेंट का जो ऊपर के 4th मंजिल के विभाग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन और बिलिंग 3rd फ्लोर पर शुरू कर देंगे और बहुत ही जल्दी हम 1st या 2nd फ्लोर पर भी काउंटर इस तरह के बढ़ाने की उम्मीद करते हैं जिससे कि जो नीचे काफ़ी भीड़ दिखती है कई बार तो वो सब कम हो जाए और मरीजों को सुविधा मिले। बागेश्वर की नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल का कहना है कि बागेश्वर की 11 वार्डों में मैंने बहुत काम किया है। बागेश्वर में हर वर्ग को साथ में लेकर विकास काम किया गया है। आगे भी विकास के काम गतिमान रहेंगे। देखिए, बागेश्वर नगर पालिका के इस चुनाव की बेला में मैं सभी का स्वागत करता हूं और आप सब जानते हैं कि मैं पिछले 5 साल पहले भी नगर पालिका का निवर्तमान अध्यक्ष रहा हूं और इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूं और हम लोग पूरे 11 के 11 वार्डों में हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे संगठन के सभी लोग जो हैं वो बहुत मेहनत के साथ जो हैं प्रचार कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं और हमारे 5 साल के कार्यों का, सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे साथ है, विकास के साथ है। बागेश्वर नगर में हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि बागेश्वर नगर का विकास हो और जो कार्य हमने पिछले वर्ष किए हैं वो आपके सम्मुख हैं, चाहे वो जो हमारे किसान लोग हैं उनके और जो बाज़ार में चल रहे राहगीरों की दिक्कतों का सामना जो होता था कि आवारा जानवर रहते थे उनको हमने गौसदन तक पहुंचाया। लगातार 5 साल तक हम उनको बागेश्वर नगर से जो है हमने उनको गौसदनों में पहुंचाया। साथ ही उत्तरायणी मेला है और अन्य विकास कार्य हैं, आप बागेश्वर में देख रहे होंगे। और नशे के खिलाफ बागेश्वर पुलिस अलर्ट हो गई है। बागेश्वर में एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी। नशा तस्कर को एसओजी ने किया गिरफ्तार। 2,50,000 की स्मैक भी बरामद की गई है। तो देखिए, बागेश्वर में एसओजी की टीम ने 8 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत 2,50,000 रुपए है। आरोपी युवक के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज है। पूर्व में उसे 6 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया, एसओजी टीम नगर में गश्त कर रही थी और इसी दौरान मुखबिर ने नदी किनारे एक युवक के स्मैक बेचने की सूचना दी। टीम ने सूचना के आधार पर मौके पर जाकर युवक को पकड़ा।
तलाशी के दौरान उसके पास से स्मारक मिली और सीओ की मौजूदगी में पुलिस ने स्मारक का वजन किया और हिरासत में लेकर कोतवाली लाई, जहां उसके खिलाफ 8/21 NDPS अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। जैसे कि हमारे पुलिस मुख्यालय की ओर से नशा मुक्त भारत उत्तराखंड अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ नगर निकाय के जो चुनाव है इसके आधार पर सामान्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है। तो इसके क्रम में एसपी बागेश्वर की ओर से सभी पुलिस टीम को निर्देश किया गया था कि ये लोग सघन चेकिंग अभियान करेंगे और जो भी अवैध तस्करी या फिर अवैध मादक पदार्थों में क्रय विक्रय या फिर उसको पोजेशन में उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तो जो हमारा वन स्टॉप सेंटर है उसके पास एक अभियुक्त जिसका नाम मनीष कुमार है, तो यह संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला। तो इसके बाद जब एसओजी टीम के द्वारा इसकी पूछताछ की गई और उसके बाद एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया, तो मनीष कुमार के पास लगभग 8.38 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो जिसकी कीमत जो लोकल बाजार है उसमें 2.5 लाख रुपये आंकी जा रही है। हरिद्वार में राशन गोदाम में अनियमितताओं और मिलीभगत की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने ज्वालापुर स्थित खाद्य गोदाम पर छापेमारी की और इस कार्रवाई में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिससे गोदाम के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। खाद्य गोदाम में सरकारी राशन में हेरफेर किया जा रहा है और इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने एसडीएम मनीष सिंह के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी की एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने ज्वालापुर के खाद्य गोदाम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 197 बोरी गेहूं गायब पाई गई, जिसका औसतन वजन 50 किलोग्राम था। वहीं रजिस्टर में दर्ज मात्रा से 3736 बोरी चावल अधिक पाई गई। ये साफ संकेत करता है कि गोदाम में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई जा रही हैं। तो मिलान में गड़बड़ी पाई गई है, सामग्री पूरी नहीं पाई गई है। तो इसके लिए हम लोग जो है फूड कमिश्नर को और सचिव महोदय को रिपोर्ट भेज रहे हैं। पाए जाने का मतलब ये है कि या तो डिस्ट्रीब्यूट ठीक से नहीं किया गया, बचा लिया गया, इसलिए एक्सेस पाया गया है, कुछ चीज़ों में कमी पाई गई है, इट मीन्स एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो भी है रजिस्टर के अनुरूप नहीं है तो अनियमितता है, अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम भेज रहे हैं। ये कार्रवाई शासन के स्तर से होनी है। इसमें जो उनके आरक्षी होते हैं, आरक्षी कार्रवाई करते हैं। हम फूड कमिश्नर को भी भेज रहे हैं और सचिव महोदय को भी भेज रहे हैं, तो विभाग कार्रवाई करेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।